अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल मोहसिन अनवार और आप देख रहे हैं पीच इनसाइडर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 अगस्त आ चुकी है और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा दिन भी है। इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में पाकिस्तान पूरे यानी पाकिस्तान को बने हुए पूरे 75 ईयर्स हो जाएंगे, 75 साल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमें बचपन से पढ़ाया और सुनाया जाता कि आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मुशक्क़तों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जाकर मिली। इकबाल ने ख्वाब देखा था एक आज़ाद कौम का, एक गैरतमंद कौम का। कायद आज़म ने उस ख्वाब को पूरा करने की पूरी कोशिश की। और मज़े की बात, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनने वाली मदीना के बाद तारीख़ में दूसरी रियासत है। बेशक हम बहुत अजीम कौम है, लेकिन क्या वाकई हमने आज़ादी हासिल कर ली है? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? क्या पाकिस्तान को उसी इज्जत और वक़ार से दुनिया में देखा जाता है जैसे कायद आज़म चाहते थे? माशाल्लाह हम लोगों के जज्बात जो हैं ना, वो ऐसे हैं कि अगर यही सवाल किसी पाकिस्तानी से पूछा जाए तो फ़ौरन जज्बाती हो जाएगा और दस्तो गिरबान तक जो है ना वो पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन बहुत माज़रत के साथ कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि हम लोग आज़ाद कौम है या हम लोग हुब्बुल वतनी जो है वो ईमान का एक बहुत बड़ा जुज़ है और होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर हकीकत की तरफ देखें, ग्राउंड लेवल्स के फैक्ट्स की तरफ देखें, तो फैक्ट्स कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान माशाल्लाह एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है। ये 195 कंट्रीज़ में से 33rd के ऊपर आता, 33 नंबर के ऊपर ये एरिया के हिसाब से आता। पॉपुलेशन में माशाल्लाह ये 5वें नंबर पे आता और जीडीपी में भी 24th नंबर पे, यानी माशाल्लाह यानी 24th 195 मुल्कों में से 24 जो सी जीडीपी का जो सा रैंक है वो अच्छा खासा रैंक है। लेकिन जैसे ही हम लोग इकोनॉमिकल अपने वो उसके ऊपर आके देखते हैं तो 195 में से 153 रैंक है पाकिस्तान का और साउथ पैसिफिक रीजन में 39 कंट्रीज में से 34 रैंक है। जबकि पाकिस्तान इन 75 सालों में 17 दफ़ा डिफॉल्ट कर चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अभी ये कोई महीना पहले की है जब सऊदीया, चाइना, यूएई और आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट कराया। नहीं तो पाकिस्तान का हाल भी श्रीलंका वाला ही होने वाला था। पाकिस्तान पे एक्सटर्नल खारजी जो था वो $248 बिलियन का बैरूनी कर्जा, इंटरनल कर्जे को तो छोड़े ना पड़े, जबकि एक्सपोर्ट में इसकी दुनिया में 93 पोजीशन है, 93 पे रैंक करता। इंपोर्ट के अंदर 49 के ऊपर रैंक करता। एजुकेशन में 120 कंट्रीज की लिस्ट में से 113 नंबर है पाकिस्तान का। हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो वहाँ पे इसका 13 नंबर है। हेल्थ केयर में 195 में से 154 पे एग्जिस्ट करता। ह्यूमन राइट्स में 139 में से 130 रैंक है इसका और जस्टिस में भी 139 में से 130 रैंक है। टेररिज्म में सेकंड नंबर पे। फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 157 नंबर पे। चाइल्ड राइट्स में 136 नंबर है। करप्शन में 16 नंबर है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में 3rd नंबर है। रेप और वुमेन वायलेंस में 3rd नंबर है और ना जाने पता नहीं क्या क्या। अलमुहिम थोड़े से इसके ऊपर तफसीली जो है ना वो बहस करते हैं। पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन 75 ईयर्स में एक दफा भी डेमोक्रेसी का अमल पूरा नहीं हुआ। किसी भी गवर्नमेंट का टाइम पूरा होने से पहले ही उसे चेंज कर दिया जाता या कोई ना कोई वो जनरल जो था ना वो उठ के आ जाता और मार्शल लॉ लगा देता। जो सी हम लोग की इकोनॉमी की अनस्टेबिलिटी है उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो सी गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना ये है। बाहर के कंपनियां, बाहर के लोग हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं होते। अगर कोई बेचारा किस तरीके से कोई फंस जाता है, कोई इन्वेस्ट करने के लिए आ भी जाता तो थोड़ी देर से बाद फिर गवर्नमेंट चेंज होती है, न्यू गवर्नमेंट, न्यू पॉलिसीज, सारे मामला चेंज। या तो वो बेचारा नुकसान करवा लेता है या वो विदड्रॉ करके यहाँ से भाग जाता है बिल्कुल ही।
पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि बस अल्लाह ही हाफिज है। तू चोर मैं चोर, शेर आया कप्तान गया, कप्तान आया। भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा। 75 सालों से 75 ईयर से यही सर्कस चल रहा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में। स्लोगन की बात करें, इन 75 ईयर्स में पॉलिटिकल स्लोगन जो सा है वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान रहा। हम लोग रोटी कपड़ा और मकान से आगे नहीं बढ़ सके। इंटरनल इश्यूज की बात करें थोड़ी तो बलूचिस्तान वो नाराज, फाटा जो उनसे ट्राइबल एरियाज हैं वो नाराज, सिंध तो वैसे ही जब कोई बात होती है वो कहता मरसू मरसू सिंध ना डेसू। आज़ाद कश्मीर की बात करें तो अभी ये हाल ही में 2-3 दिन पहले या कोई हफ्ता पहले बड़े उन्होंने तगड़े किस्म के जो है ना वो मुजाहरे किए और इंडिया ने बड़ी कवरेज दी उसको, उसके मुजाहरों को, उसके प्रोटेस्ट को इंडिया ने बहुत कवर किया। दहशतगर्दी की तरफ आए, 2 दिहाइयों में तकरीबन 2000 से लेकर 2015, 16, 17 तक, तकरीबन 15 सालों में या 2 दिहाइयों में कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि जिस दिन खबरों के सुनने को ना मिलता हो कि 40 या 50 अमवात ना हुई हो। फिर दिसंबर 2014 को पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल का जो वाकया हुआ जिसमें हमारे बच्चों के ऊपर इतना जुल्म किया गया, उसके बाद जाके इसकी अथॉरिटीज़ की थोड़ी सी आंखें खुली, इन लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया, काफ़ी हद तक माशाल्लाह इन लोगों ने कंट्रोल भी कर दिया। अभी काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन अभी ताज़ा हम लोगों को दोबारा सुनने में आ रहा है कि वही तालिबान वापस आने शुरू हो गया। खबरें आ रही हैं अच्छी खासी, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। हमारे आपकी और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसे से अफगान बॉर्डर और अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर इतनी लंबी जो फेंसिंग की गई थी, इतनी आर्मी, इतनी एजेंसीज होने के बाद भी वो लोग वापस आकर अपनी चेक पोस्ट कायम करते हैं और अपनी सरगर्मियां पहले से भी ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। कुछ खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया के ऊपर जो थी खबरें वगैरह सुनी थी आगे पीछे, उसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिशियन से भी, कुछ सियासतदानों से भी भत्ता वसूल कर चुके हैं। अगर सियासतदानों से भत्ता वसूल कर लिया तो नॉर्मल आवाम का तो क्या ही कहना, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। यार क्या कोई पूछने वाला नहीं है बिल्कुल इन लोगों को। फिर सितम दर सितम कि आगे से ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं। ब्लेम गेम कैसे? अमेरिका ने किया है, इंडिया ने किया, और कोई काम ही नहीं है इन लोगों को। अमेरिका को तो छोड़ो, पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इकोनॉमिकली, लिटरेसी तौर पे, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और पता नहीं हर चीज़ में वो हमसे पता नहीं कितनी हद तक बेहतर है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन हो तो बेशक आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उनका मुकाबला करने और खुद को बेहतर बनाने के बजाय सिर्फ जुबानी कलामी उनकी बराबरी करना समझ से बाला तारा नहीं समझ में आती। 1948 से अभी तक हमने इंडिया से 4 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 4 जंगें हुई हैं इंडिया की और हमारी। हमें बताया, सुनाया और पढ़ाया यही गया कि ये सारी जंगें हम लोगों ने जीती हैं। लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर, आप किसी न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से इस सारे मामले को देखें तो हकीकत कुछ हो रही है। इस मौके के ऊपर मैं अरस्तू को कोट करना चाहूँगा, वाइज लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनिमीज। एक और जगह पे आता, योर वीकनेस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर एनिमीज स्ट्रेंथ। जब हम अपनी खामियों को ही नहीं सुधार सकते तो फिर किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इंटरनल प्रॉब्लम्स की तरफ आए तो आधा साल हम लोग बेचारी ऐसी कौम है, कभी दहशतगर्दी से, कभी खैर, आधा साल हम लोग बेचारे डूब के मरते हैं और आधा साल प्यास से मरते हैं। 1970s के बाद से कोई काबिल जिक्र डैम के ऊपर काम नहीं हुआ। कुछ 2 प्रोजेक्ट्स जो से चल भी रहे हैं, जो से वो भी ताखीर का शिकार है, उसको भी वो अच्छी खासी ताखीर हुई है उसके ऊपर। और जो से पहले से डैम्स मौजूद हैं, क्योंकि उनका कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं हुई है, तो उन बेचारों की भी हालत ऐसी वो है कि वो किसी टाइम भी उनका पता नहीं वो कब कोलैप्स कर जाए। करप्शन की तरफ आए तो जिस मुल्क का वजीर आला छोटे बच्चों से ये बोले कि करप्शन तो होती है, हमें इसके साथ रहना सीखना चाहिए, तो उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। चपड़ासी से लेके हुकाम आला तक करप्शन को अपना विरासती हक समझते हैं ये लोग।
यहाँ पे अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम प्राइम मिनिस्टर बन जाता और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन करने वाला जो होता वो 50 रुपीस के वो स्टाम्प पेपर के ऊपर वो मुल्क से बाहर भाग जाता। गरीब की बीवी और उसकी 10 माह की बच्ची, अभी 3 दिनों पहले का वाक़या है, जो सा वो पीटीआई का कोई वो ऐसा मिनिस्टर था, उसका वो गार्ड था, उस बेचारे को उठा के ले गए हैं। वो उनका पता नहीं कोई मामला था, लेकिन कोई उसकी बीवी और 10 माह की बच्ची का बीच में कोई दखल नहीं था। उसको उठा के ले गए, पूरी रात लॉकअप में बंद रखा। रात से भी उसका लाजिम बात हुआ, अगला दिन भी उसका बीच में ही आ गया। अलमुहिम जुल्म की इंतहा है, खुदा की कसम। जुडिशरी की तरफ आए तो आम आदमी कोर्ट कचहरी के नाम से भी डरता। इंसाफ के लिए जो आदमी कोर्ट कचहरी के नाम से डरता, वो इंसाफ के लिए कैसे कोर्ट का या अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। अमीर और एलिट जो सी क्लास तबका है, उसके लिए रात को 2 बजे भी ये लोग अदालतें खोल देते हैं, और आम आवाम के लिए सालों साल इंसाफ का कोई पता नहीं। इदारों की बात करते हैं, मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ के, तो इदारों का हाल ऐसा ही है कि जिसका पकड़े वो भैंस के गले में जिस तरह रस्सी होती, जिसका दिल किया वो वहां पर ले जाकर बांध देता। जिसके हाथ में पावर होती वो इदारों को अपनी मर्जी से अपने इशारों के ऊपर नचाता। ताकतवर सिर्फ अपने से कमजोर पे हाथ डालने की हिम्मत रखता। आज़ादी राय की वहां तक जो था ना, वो आपकी आज़ादी राय है जब तक आप अपने से ताकतवर के हक में बोल रहे हो। हम वो जिंदा दिल कौम है और गैरतमंद कौम है। आई एम सो सॉरी कि मेरे अल्फाज थोड़े से वो सख्त हैं, कि इंटरनेशनल एक इदारे की वो रिपोर्ट के मुताबिक डेली बेसिस के ऊपर 8 बच्चे या बच्चियां चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज का निशाना बनते हैं। बच्चे या बच्चियां जिनकी उम्र 12 साल से कम है। अच्छा, औरतों की बात की जाए तो डेली बेसिस के ऊपर 11 रेप होते हैं। 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी में से हर रोज 11 औरतों का रेप हो रहा। एक अंदाजे के मुताबिक गैरत के नाम के ऊपर एनुअली 1000 औरतों को कत्ल किया जाता कम से कम। यहाँ पे मोलेस्टेशन या हैरेसमेंट के बाद बेचारे विक्टिम्स को ही खामोश रहने का वो बोला जाता, और अक्सर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा बेचारे रिपोर्ट दर्ज कराने गए हैं, थाने के आगे बैठे हैं, पूरी पूरी रात जलील होते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं है जब तक आपका कोई वास्ता नहीं है, आपकी कोई सलाम दुआ नहीं है, या आपने कोई रिश्वत वगैरह नहीं दी है। पाकिस्तान क्योंकि इस्लाम के नाम पे बना, यहाँ पे अपनी जाती रंजिश निकालने के लिए किसी को भी आप तौहीन इस्लाम का बोलकर जिंदा जला सकते हैं, और जला दिया जाता। सियालकोट का वाकया कि 6 महीने भी पुराना नहीं है। या फिर उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे मार दिया जाता। और अगर बैरून मुल्क में कहीं इस्लाम की शान में गुस्ताखी हुई हो, नौज़ुबिल्लाह, तो मुल्क की गरीब आवाम की मलकियतों को जो सा वो निशाना बनाया जाता, और 100 कॉल जो सा एहतजाज है इनका वो रिकॉर्ड कराया जाता। बेचारों के गरीब लोगों के रक्शे किसी के जला दिए, किसी का दुकानें जला दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी की बाइक जला दी। खैर जो भी हो, हम लोग तज़ीम कौम है, हमारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक। हम तो अपने चेहरे पे सब्ज और सफ़ेद रंग का कल वो पेंट करके बाइक्स का सलेंसर निकाल के हम लोग रैलियाँ निकालेंगे। इंडिपेंडेंस जो था वो डे मनाने के नेम पे किसी ना किसी की माँ बहन को जो था वो रोड के ऊपर उसके साथ वो बदसलूकी करेंगे, महफिलें सजाएंगे, 2-4 जो से वो पेट्रियाटिक जो से वो गाने जो से वो गाएंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, और बस फिर यहीं पे हम लोगों का सबका हक पूरा होगा। कभी कभार सोचता हूँ ना, तो ये इकबाल और कायद आज़म का वो मुल्क नहीं है जिसका तस्वर और जिसकी वो तस्वीर जो कायद आज़म और इल्लामा इकबाल ने देखी थी, वो वाला मुल्क नहीं है। उसके तस्वर में पाकिस्तान के हुक्मरान या अवाम और गैर मुल्की एयरपोर्ट के ऊपर कपड़े नहीं उतारे जाते हैं, ना ही कोई डॉलर्स के लिए अपने मुल्क से गद्दारी करता, किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। अक्सर पाकिस्तान को मदीना की रियासत से तशबीह दी जाती है, लेकिन ना ही मदीना की अवाम ऐसी थी और ना ही हुक्मरान ऐसे थे। काश क्या कोई अबू बकर या उमर जैसा हुक्मरान हमारे मुल्क को भी नसीब हो।
لاسٹ پہ میں محمد علی خان جو سینیٹر ہیں ہم لوگ اس کی میں ایک شعر کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کی اسیروں کی فقط یہی ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس کا حکمران ہی فقط اس کی سزا ہے. تھینک یو سو مچ دوستوں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و نافذ ہو. پاکستان پائندہ ہو.